ठीक है जी, रिकॉर्डिंग चालू हो गया हमारा। हम क्लास पे आ जाते हैं। ये दिख रहा है अभी? जी गुरु जी। हाँ, चलो। अभी हम कल तो ये पूरा लास्ट क्लास में ये पूरा दृक्का D2 D3 सारे डिविजनल पार्ट्स हमने कैसे कैलकुलेट करना है वो तो समझा दिया। आपने कोशिश भी किए होंगे। और ये ज़्यादा कैलकुलेशंस का ज़रूरत नहीं है, का मतलब आपको पता होने के लिए कैलकुलेशंस है। अगर वहाँ पे उस टाइम पे आपके पास नेट नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो आपको कैसे वहाँ से कुंडली से कैलकुलेट करके लगाना है, उसके लिए मैंने बताया। मगर इसमें से एस्ट्रोसेज में भी आ रहा है ये। षटवर्ग में जाओगे ना, वहाँ पे सारे लगा के डिविजनल चार्ट सारे आपको दे देंगे, उसमें कुछ इशू नहीं है। और अभी हम एनालाइज करेंगे पहले D2। एक दो कुंडली को लेके D2 को कैसे एनालाइज करते हैं। D2 इज व्हाट फॉर इट इज, ये किस चीज़ के लिए D2 आपका? वेल्थ। वेल्थ, वेल्थ के लिए बताती है। मगर एक्चुअली जो बेसिक्स क्या है कि मैंने पहले ही बोला था, ज्योतिष शास्त्र पैसे के बारे में बोलते नहीं है। पैसे आप आजकल ज़माना में उसका तो मोल्ड किया गया है कि तो उनका प्रिडिक्शंस को पैसे के साथ जोड़ दिया है। एक्चुअली D2 में क्या पता चलता है, आप इस अर्थ में, इस धरती में इस जन्म क्यों लिया, ये इसका बेसिक थिंग है। सब D2 मतलब पैसे पैसे पैसे, पैसा नहीं है। आपका जन्म क्यों हुआ, दो ही चीज़ है इसमें। D2 में दो ही है, सूर्य होरा और होरा चार्ट है ये। सूर्य होरा और चंद्र होरा, दो ही में हम डिवाइड कर देते हैं ये। तो इसका क्या है, अगर सूर्य होरा लग्न होगा, उसका मतलब है वो इस जन्म लिया किसी कारण के वजह से, का मतलब वो कुछ काम करने के लिए इस धरती पे आ गया। तो जो भी सूर्य लग्न वाले हैं आप में से, ये कोई भी है, हम सब में से कोई भी सूर्य लग्न का वाला है, तो भगवान ने हमें धरती पे भेजा था कुछ काम करने के लिए, कुछ शुभ कार्य करने के लिए, किसी को हेल्प करने के लिए। मगर हम क्या करते हैं उसके साथ, इसलिए सूर्य लग्न वाले हैं ना बहुत पैसा कमाएंगे यहाँ पे जो भी आते हैं। मगर वो पैसे के माया में हम क्या करते हैं, हमारा प्रारब्ध को बढ़ा दे देते हैं। प्रारब्ध चक्र बन जाता है ना, जिसके वजह से प्रारब्ध चक्र बन गया, तुम दोबारा वो जन्म ले लो। एक्चुअली एक काम के लिए आपको भगवान ने भेजा यहाँ पे, वो काम करके आपको जाना चाहिए था। तो आप जो भी मेरे से सीख रहे, तो आप आपका वो देख लो। अगर आप सूर्य होरा का है, तो आपका मकसद क्या है आप इस जन्म में आने के लिए, वो एक बार सोच लो। वो ही करने के लिए सोच लीजिएगा, ताकि वो कंप्लीट हो जाए, आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाए। नहीं है तो वो उसी के चक्कर में धन भी ज़्यादा बहुत कमाएंगे ना, उसके चक्कर में लालच के और क्रोध, क्या बोलते हैं कि लालच के वजह से, और बहुत सारे इसके ना माया में आके, माया मोह में आके, मोह माया में आप प्रॉब्लम अलग काम करेंगे, वो प्रारब्ध दोबारा हो जाएगा, दोबारा आप अंदर आ जाओगे। नेक्स्ट, चंद्रहोरा, जिसका चंद्रहोरा में आ गया, उनका मकसद क्या है कि आप लास्ट जन्म में प्रारब्ध, यहाँ पे नॉर्मली जन्म बोल देते हैं कि इस देह को जब आत्मा छोड़ देती है, वो एक जन्म हो गया हमारे लिए, है ना। एक्चुअली मैंने ये भी बोला था कि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से विंशोत्तरी दशा, इसलिए 120 ईयर्स जब तक कंप्लीट नहीं होता है तो उसका जन्म कंप्लीट नहीं होता। एक बार और इंसान का शरीर में आ गया, आप इंसान का शरीर में 120 ईयर्स, आपको इस जन्म में नहीं हुआ, तीन जन्म में 40 40 40 में तीन बार मर गया, फिर भी आपको तीन जन्म के हिसाब से हम बात करते हैं। मगर ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से एक ही जन्म है। अगर भगवान ने बोल दिया कि तो 10 जन्म तुम इसका ले लो, 10 जन्म का मतलब 10 × 120 ईयर्स, अभी का 120 विश्वोत्तरदशी का हिसाब से। चलो, अभी चंद्रहोरा में जो भी जन्म हुआ, जिनका भी जन्म हुआ, उनका मतलब है लास्ट जन्म में जो प्रारब्ध कर्मा है, उसका प्रारब्ध फल आपका कंप्लीट नहीं हुआ, या पितृलोगों से, पितृदेवों से उनका जो बचा हुआ है काम, वो काम करने के लिए आप आए हो। तो चंद्र लग्न वाले ज़्यादा पैसे नहीं कमाते, जन बेसिकली।
मगर हमने ये भी देख लिया कि हम ये ज्योतिष वगैरह सीखते हैं क्योंकि उसका रेमेडीज ले लें और उसी हिसाब से हम बिहेव करें, उसके साथ हम भी का मतलब मोक्ष का आपका है तो वो भी खराब भी हो सकता है, या धन का नहीं है वो धन भी आ सकता है, आपका कर्मानुसार हो जाता है तो कर्म के हिसाब से। तो आपको हो चंद्र होरा वाले पहले उनका काम कंप्लीट करना है, जो बचा हुआ है वो क्लियर करना है, उसके बाद पुण्य कर्म करते ही प्रारब्ध को कम करना है। तो अभी नॉर्मल इसमें पढ़ लेते, ये इसको बगल वाला है इसको छोड़ दो आप, इसको काट लेते हैं। ये जो है ये D1 है, राशि और लग्न चार्ट है, राशि चार्ट भी बोलो, लग्न चार्ट बोलो, D1 चार्ट बोलो, जो भी बोलो। अभी इसका हमने फर्स्ट हमने क्या कहा D2 करने के लिए, तो फर्स्ट अगर ऑड राशि है उसका फर्स्ट पार्ट 2 में डिवाइड करते हैं तो 15 डिग्री 15 डिग्री हो गया। फर्स्ट पार्ट ऑड राशि का कौन से इसमें चले जाएगा, सूर्य होरा में चले जाएगा, और इवन राशि का फर्स्ट पार्ट जाएगा चंद्र होरा में चला जाएगा। उसी हिसाब से ये 2 है, ये कौन सा है, इवन नंबर है ना, इवन लग्न में है ये। असेंडेंट किस में है इनका, 29 डिग्रीज में है, 29 डिग्रीज में मतलब सेकंड भाव में चला गया। तो इवन राशि में फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट होरा सेकंड होरा, ये होरा चार्ट है ना, होरा में बात करते हैं। इवन राशि में फर्स्ट होरा होता है तो वो चंद्र में आएगा, मगर ये सेकंड होरा लग्न है, सेकंड होरा में चला गया इवन राशि में, तो वो आ जाता है असेंडेंट सूर्य में आ जाता है। सूर्य मतलब सिंह राशि, सिंह राशि में आ गया, तो इसका लग्न किसमें हो गया, सूर्य में हो गया। तो फर्स्ट सूर्य लग्न हो जाता है तो होरा, सूर्य होरा में जन्म होता है तो इस कुंडली पैसे वाला कुंडली, पैसे बहुत कमाएगा ये, इससे पता चल जाती है आपका। ठीक है, अब ये फर्स्ट चार्ट है, ये तो सन का ही देखते हैं। और एक हमें याद रखना है, सन होरा में मार्स जब भी होता है, 3-4 पॉइंट्स ये, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, पैसे के बारे में ही बात करना है ना। तो सन होरा में मार्स जब भी होता है वो बहुत बड़ा बीमार बढ़ जाता है, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत आ जाता है उनको। उसके साथ में अगर चंद्र भी, मून भी यहाँ पे रह जाता है चंद्र होरा में, और क्या बोलते हैं तो डेथ लाइक डिसीज ही विल फेस, ऐसा आ जाता है। अभी इनका कुंडली में सन होरा में मार्स है, जिसके वजह से इस बंदा को बीमारी, बहुत बड़ा बीमारी आ जाती है। ये एक्चुअली है ना, ये राहुल बजाज जी का है, बीमारी आ जाता है। तो इसके और भी कुछ पॉइंट्स है कि मून होरा में तो हमें है ना नेचुरल बेनिफिट्स, इस होरा के लिए नेचुरल बेनिफिट्स और नेचुरल मेलिफिक्स, जो ये है ना सूर्य कुज शनि, ये तीनों ने लाल मैंने कर दिया, दिख नहीं रहा, चलो आप सुन लो बस। सूर्य कुज शनि ये है ना नेचुरल मेलिफिक्स है। चंद्र बुध गुरु शुक्र नेचुरल बेनिफिक्स है। चंद्र होरा में चंद्र के साथ राहु केतु को छोड़ देते हैं ना, मेर्क्यूरी वीनस, तो चंद्र होरा में जो भी है वो कंप्लीटली बेनिफिक्स है यहाँ पे। चंद्र होरा में का मतलब ये जिस कारण के लिए ये धरती पे आ गया वो कारण कंप्लीट फुलफिल करके ही जाएगा। और सूर्य चंद्र, सूर्य ग्रह, सूर्य होरा का हो गया, चंद्र होरा का हो गया। सूर्य चंद्र, अगर चंद्र होरा में सूर्य आ गया, सूर्य होरा में चंद्र आ गया, तो अगर सूर्य होरा में ज्यादा ग्रह है तो वो धन ज्यादा कमाएगा। ये 3-4 पॉइंट्स आपको याद रखना है। लग्न सूर्य का होता है, वो किसी कारण के वजह से आता है, भले वो बाल्य में, ये लाल लिख किया मैंने, भले वो बाल्य में और बचपन में बहुत प्रॉब्लम्स फेस किया हो, मगर वो बड़ा होके बहुत पैसे कमाएगा। और सूर्य लग्न वाले इसी देश में कमाएंगे, इसी देश मतलब इंडिया ही नहीं है कि का मतलब जहाँ पे वो रहता है ना उनका जगह,
जहाँ पे पैदा हुआ, दिल्ली में पैदा हुआ तो दिल्ली में ही बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दिल्ली में ही वो बहुत पैसे कमाएगा। लग्न हो रहा वाले, और लग्न चंद्र होता है तो वो कुछ लौटाने के लिए आए हैं यहाँ पे। और बाल्य में भले वो फैसिलिटीज फेस बहुत अनुभव किया होगा, एक्सपीरियंस हो जाता है, मगर का मतलब बहुत अच्छा उनका बचपन चला, मगर वृद्धाप्य में बहुत मुश्किल से हो जाता है। तो मतलब ऑलमोस्ट ऑल इन लोगों को है ना गुरु सूर्यहोरा में आ सकता है, प्रॉब्लम रोग के कारण से भी हो जा सकता है, और किसी भी कारण में। ये फंडामेंटल याद रखना है। और सूर्य चंद्र एक दूसरे का घर, सूर्य होरा में चंद्र है, चंद्र होरा में सूर्य है, आ जाता है उस टाइम पे। सूर्य होरा में नवग्रह है ना, जिसमें ज्यादा होता है, अगर सूर्य होरा में ज्यादा ग्रह रहता है तो आपको धन बहुत हो जाता है। और गुरु सूर्य होरा में है, बड़ा बीमारी हो जाती है। उसके साथ चंद्र भी होता है तो वो और बड़ा बीमारी हो जाता है। मगर गुरु आके सूर्य होरा में ना होके चंद्र होरा में आ जाता है तो वो भाग्यशाली हो जाता है। सिर्फ D2 के लिए इतना ही पॉइंट्स है, आपको याद रखना है। तो हम इसमें देख लेते हैं कि सन हो रहा हो गया, मार्स यहाँ पे है, बहुत बीमारी पड़ जाती है। सन हो रहा है तो वो पैसे वाले हो जाएंगे। और चंद्र होरा में मून है, मून कहाँ पे है, चंद्र होरा में है, खुद का होरा में है। तो ये ब्यूटीफुल है, और इनका है ना ऑनर मिलता है, लेडीज से ऑनर मिलता है, रेस्पेक्ट करते हैं ज़्यादा लेडीज, और लेडीज फॉलोइंग ज़्यादा होता है। इन ऑर्डर टू से एक जनरल से बहुत अच्छा बंदा भी है। और ये मून होरा में सारे बेनिफिट्स ही है, जैसे हमने बात कर दिया कि मून चंद्र के साथ मर्क्यूरी वेनस, ये दोनों, ये तीन ही है। इसमें तीनों के तीन आपका नेचुरल बेनिफिट्स है। नेचुरल बेनिफिट्स के कारण इसका वेनस का प्रॉपर्टीज, मर्क्यूरी का प्रॉपर्टीज सब आ जाता है। बुद्धि इंटेलिजेंट भी हो जाता है, कला पे, म्यूजिक वगैरह सिस्टम पे बहुत नॉलेज भी हो जाता है, कि बहुत अच्छा बंदा है, और फैशनेट भी हो जाता है ये। और जुपिटर सन होरा में है, डिसीज है। सिर्फ ये है D2 का। और दूसरा चार्ट हम D2 का ले लेते हैं, यहाँ पे दूसरा तरीका का ले लिया। यहाँ पे असेंडेंट सन है, सन होरा में है, तो ये भी पैसे कमाने के लिए आया है, का मतलब किसी काम के लिए आया, पैसा वाला ही होगा। मगर यहाँ पे सन आके यहाँ पे मून होरा में आ गया था, दो ही पढ़ना है तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और यहाँ पे जुपिटर सन में, सन होरा में नहीं है, वो आके मून होरा में है। जुपिटर मून होरा में है तो भाग्यशाली हो जाता है ये, पैसा भी कमाएगा और भाग्यशाली भी है। तो और सन इसमें इसमें है ना, इसका लग्ने या D1 का अगर हम देखे जाए तो इसका लग्नेश, लग्नाधिपति, लग्नाधिपति कौन है फर्स्ट राशि का, यहाँ पे लग्न क्या है, और मेष, मेष राशि, इसका अधिपति कौन है। मंगल, तो मंगल कहाँ पे पड़ा है, 10 में। 10 में पड़ा है। 10 किस चीज के लिए, 10वीं भाव, प्रोफेशन, प्रोफेशन। प्रोफेशन। हाँ, प्रोफेशन। तो ये देख के आप, लग्नाधिपति कभी भी वो आपको शुभ शुभ फल देता है। तो अगर लग्नाधिपति आके 10वीं भाव में है तो ये शायद गवर्नमेंट जॉब आने का संभावना है। तो गवर्नमेंट इसमें किसी में भी काम करो तो गवर्नमेंट का वो पता चल जाती है। तो मतलब ये पैसे भी कमाएगा, गवर्नमेंट जॉब में भी रहेगा, और पैसे भी बहुत अच्छा कमाएगा। और चंद्र होरा में सूर्य है तो इसलिए करेजियस यहाँ पे लिखा है, करेजियस एंड प्रॉस्परस। तो पैसे वाला इतना ही है इसमें। तो D2 का ज़्यादा कुछ नहीं होता है आपका। इसमें अगर देखा जाए सूर्य चंद्र है ना, बदलाव हो गया, ये दोनों बदल गया है। तो यहाँ पे कौन सा हो रहा है, ये चंद्र हो रहा है। चंद्र हो रहा है तो यहाँ पे बदल भी हो गया। यहाँ पे ऊपर चार्ट में हमने क्या देखा कि सूर्य का है, सूर्य आके चंद्र में बैठा है, और ऊपर सूर्य का सूर्य में है, चंद्र का चंद्र में है।
मगर यहाँ पे मरकुरी की वजह से इनका हेल्थ का प्रॉब्लम है। इनका लग्नाधिपति 10वें प्रोफेशन में रहा तो गवर्नमेंट जॉब आने का चांसेस ज़्यादा है। सूर्य आके चंद्रमा में बैठा है तो एक करेजियस हो जाता है इसमें। सूर्य होरा में अगर बृहस्पति आ जाएगा तो क्या होगा? सूर्य होरा में बृहस्पति आता है तो आपका बड़ा बीमारी हो जाएगा, डिसीज, बहुत बड़ा डिसीज आएगा। उसके साथ अगर चंद्र भी है सूर्य होरा में, जुपिटर और मून दोनों सूर्य होरा में रहता है तो उनका है ना डेथ लाइक डिसीज आ जाती है, शायद डेथ भी हो सकता है। हम ये अभी आगे जाके ना डेथ का भी नेक्स्ट उसमें देखते हैं, डेथ कैसे बता देते हैं। यहाँ पे है ना सूर्य चंद्र दोनों वो ले लिया, बदल हो गया यहाँ पे। मगर यहाँ पे हमने बात कर दिया अगर ऐसा सिचुएशन में बदलाव होता है तो सूर्य होरा में सूर्य के साथ जो भी ज़्यादा ज़्यादा ग्रह होता है, जिसमें ज़्यादा ग्रह होता है उसी हिसाब से उनका पैसे आ जाता है। वो 1 2 3 4 5 है यहाँ पे। असेंडेंट में लग्न में ज़्यादा ग्रह है तो पैसे कमाते हैं। मगर ये कहाँ पे कमाते हैं? चंद्र सूर्य होरा में है और सन यहाँ पे है कि चंद्र होरा में, तो ये विदेश में बदलाव है ना, सूर्य चंद्र बदल गया तो देश विदेश में दोनों में भी, ये तो ग्रोवर जी का है, दोनों में भी पैसा बहुत कमा देते हैं। मगर यहाँ पे वही प्रॉब्लम है इनका, मार्स एंड जुपिटर सन होरा में है, इनका भी बहुत बड़ा रोग आ जाता है। और चंद्र भी है, मून चंद्र भी है यहाँ पे सूर्य होरा में, जुपिटर के साथ ये भी है तो और ज़्यादा रोग हो जाता है। इसका मतलब डेथ लाइक डिसीज मरने से पहले ये हो सकता है। ये इतना पैसे भी वो कमाएंगे नहीं है। तो ये है D2 का। D2 का दो ही देखना है, क्यों आए हम इस जन्म पे, और दूसरा पैसे कैसे कमाते हैं, आगे जाके नहीं कमा पाते, डिसीज है या नहीं है, ये तीनों हम D2 के थ्रू देख लेते हैं। अब आ जाते हैं D3, इसको बोलते हैं द्रकोणा, द्रकोणा बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा है ना, इसमें डेथ भी आ जाता है तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल वाला है, ढंग से समझ लीजिएगा। ज़्यादा पॉइंट्स है इसमें, जो इस पार्ट को एनालाइज जब करना है तो बहुत सारे आपको देखना पड़ता है। ये द्रकोणा D3 चार्ट मतलब कौन सा पार्ट के लिए हम देखते हैं? थर्ड पार्ट के लिए, थर्ड भाव के लिए देखते हैं, थर्ड हाउस के लिए। थर्ड हाउस में अगर पुरुष ग्रह है, पुरुष स्त्री का है ना आपका, सूर्य कुज और गुरु पुरुष है ना, चंद्र वेनस शुक्र स्त्री हो जाता है। तो इसमें अगर वो है तो भाई बहन का, तो भाई लोग कितने हैं, बहन लोग कितने हैं, ये हम बोल सकते हैं। और अगर भाई अभी नहीं हुआ, छोटे सिबलिंग, तो आगे जाके होना कौन होंगे वो भी बता सकते हैं। और भाई बहन होंगे नहीं होंगे वो भी इसमें पता चल जाती है। वो कैसे होंगे, अगर होता है तो वो कैसे होंगे, उनका हेल्थ कैसे रहेगा, आपके हेल्थ उनके साथ कैसे रहेगा, वो सब कुछ इसमें पल जाते हैं। तो इस 3 दृक्कोणों को महर्षि लोगों ने 3 पार्ट में, फर्स्ट दृक्कोण, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट का है ना कर्म का बोलती है, और भोग नाश 3 का ऐसे डिवाइड किया, कर्म भोग नाश। तो सेकंड में आ गया आपका, तो भोग का मतलब बहुत अच्छा आपका फैसिलिटीज मिल जाएंगे। फर्स्ट में आ गया तो ये अच्छा बंदा होगा, डिसिप्लिन्ड होगा, बुद्धिमान होगा, सब कुछ होगा इनका। तो ये नारद का है, नारद का कैरेक्टर्स याद रख लो आप, नारद नॉलेज पर्सन है और ये संगीत में बहुत ज़्यादा नॉलेज है इनका। तो महान वे न्याय प्रेमी है, सब कुछ सबको एक ही जैसा देखता है और लोक कल्याण का भी देखता है, तो लोगों को हेल्प करने का एटीट्यूड हो जाती है। ये भोग है, अगस्त्य का है। ये भोग में ये बहुत अच्छा डिसिप्लिन पर्सन होता है, वेरी वेल आपका कंप्लीटली पावरफुल, अचीव गोल्स इन टाइम एवरीथिंग, तो डिस्ट्रॉयज एनिमीज भी आ जाता है इसमें। ये तीसरा है नाश है। ये बंदा क्या बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, रूथलेस, मतलब का मतलब अननेसेसरी झगड़ा करने वाला है। तो ये है ना नाश का ही दिखाती है ये थर्ड। तो इसमें कुछ रूल्स बता दिए थे
अगर मूवेबल, फिक्स्ड, ड्यूअल, चर, स्थिर, द्विस्वभावी। चर में फर्स्ट वाला हो जाता है तो ये शुभ है। सेकंड में, सेकंड दृक्कोण में होता है कि वो मीडियम है, ये बैड है। थर्ड फिक्स्ड में बैड, शुभ, अशुभ, शुभ, दुस्वभाव। ऐसे ये तीनों का ये एक चार्ट आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और जिसमें पूरा चार्ट में दृक्कोण D3 चार्ट में जिस एरिया में ज़्यादा ग्रह हो जाता है तो उनका फैमिली के साथ, तो मतलब सिबलिंग्स के साथ उनका इतना अच्छा बनेगा। अगर गुड में ज़्यादा है तो सिबलिंग के साथ, भाई बहन लोगों के साथ अच्छा बढ़ेगा और या उनके साथ सपोर्ट भी अच्छा रहेगा। अगर बैड में गया तो इनके साथ एनिमी, सिबलिंग के साथ एनिमी हो सकता है, एनिमिटी, और उनका हेल्थ भी प्रॉब्लम हो सकता है, नेटिव का हेल्थ भी प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा हम ओवरऑल समझ सकते हैं। और थर्ड, ये सेकंड का है ना, थर्ड भाव का है ना, थर्ड भाव का देखते हैं हम, इसका कारक है कुज। ये एक याद रखना है जब भी। और वो पापग्रह हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम होता है किसी का ना, तो वो कौन सा दृक्कोण में, कौन सा राशि का, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट दृक्कोण में, फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट दृक्कोण में अगर पाप है, पाप का दृष्टि है। एक्चुअली इसमें है ना, जो ग्रह है उससे ज़्यादा हमें देखना पड़ता है कि दृष्टि किसका है, किस तरीके का दृष्टि है और किसका है, वो ज़्यादा देखना पड़ता है। तो अगर वो पाप है, कुछ प्रॉब्लम बताती है, तो इनका हेड के ऊपर प्रॉब्लम हो सकता है, हेड में डिसीजेस रिलेटेड टू ऑल दीज पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो वो एक है, ये सर के ऊपर जो भी प्रॉब्लम है, ये नेक, पेल्विस, ऐसा करके ये सारे हैं। एक बार पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ के भी क्या टाइम वेस्ट है, तो आप पढ़ लीजिएगा। और एक इसमें देखना है आपको, दृक्कोण में बहुत सारी चीज़ आता है। शायद ये आज ये ये है ना, इनको 1 2 3 4 5 6, 5 का डिवाइड किया, 6 छठवां तो देख लेते हैं। 5 में डिवाइड कर दिए थे। इसमें क्या होता है कि ये राशि में कौन सा दिखाना, कौन सा बेचता। आयुध दृक्कोण, आयुध दृक्कोण मतलब यहाँ पे मेष में 1 3, मिथुन में 2 3, सिंह में तीसरा, तुला में तीसरा, धनुर में 1 3, मकर में 3, ये दृक्कोण आयुध दृक्कोण में आ जाता है। आयुध दृक्कोण मतलब उस टाइम पे कोई भी काम आप चालू कर दोगे, आपका कुंडली में आयुध दृक्कोण का टाइम चल रहा है, उस टाइम पे कोई भी काम चालू करोगे, किसी का केस आ जाता है, वो चाहते हैं यू विल बी डिफीटेड, आपको है ना लॉस हो जाएगा, पूरा डिफीट हो जाओगे, लॉस हो जाएगा, लिटिगेशंस हो जाएंगे, ये सब है, ये आयुध दृक्कोण में है। और दूसरा आ जाता है सर्प दृक्कोण। सर्प मतलब कर्क, कर्क में 2 3 और वृषभ में फर्स्ट। ये दृक्कोण का टाइम पे आप कुछ काम कर देते हो, चालू कर देते हो, कुछ भी एक्शन लेते हो, वो हो सकता है वो बहुत बड़ा बवाल बन के है ना, अरेस्ट भी हो सकता है बंदा, जेल भी देखना पड़ेगा, फेल्यूर भी हो सकता है, जो काम स्टार्ट करोगे वो फेल हो जाता है। और ये तीसरा है पक्षी है। पक्षी इटसेल्फ ये बोल देती है कि ये सर्प का मतलब डस देती है कि तो वही देख लो कि ये तो बहुत बहुत भयंकर है। आयुधा, ये तो जो अच्छा ग्रह आपके पास है तो उस टाइम पे देख रहा है, आई तो लड़ाई झगड़े वाला है, आयुध ऐसे सीधा लिख लिया, उससे पता चल जाती है कि ये नाम से ही आपको आयुध रखो ना, मतलब लड़ाई झगड़ा में। लड़ाई झगड़ा कहाँ पे होता है आजकल, तो सीधा वो लेके का मतलब, और डंडा डंडा लेके तो मार नहीं रहे कि तो इस मतलब कोर्ट केसेस वगैरह आ जाता है, तो उस टाइम पे लॉस भी हो जाता है आपका। तो झगड़ा, आयुध झगड़ा का रिप्रेजेंट करती है। आजकल झगड़ा मतलब है कोर्ट केसेस वगैरह। ये सर पर डस देती है, डस भी सकती है, मर भी जाता है वो, अरेस्ट भी हो सकता है। ये फेल्यूर हर चीज़ के लिए उस टाइम पे जो भी चालू कर दिया फेल हो सकता है। ये पक्षी, पक्षी इटसेल्फ ये वॉन्डरिंग है, का मतलब घूमते रहता है। ये इस दृक्कोण में जब भी होता है तो वो बंदा घूमता रहता है। ये सिंह राशि में फर्स्ट का है, तुला में 1 2 का है, धनु में 2 है, कुंभ में 1 है। एक बार देख लीजिएगा, ये चतुष्पाड़ा, चतुष्पादा, इसमें जो भी आप चालू करोगे, ये बहुत बैड
रिजल्ट देती है आपको। ये सारे बैड का ही आ रहा है दृक्कोण से। पक्षी के तो थोड़ा सा मीडियम है। ये चतुष्पादा भी बहुत बैड है। मेष में सेकंड, ऋषभ में 2-3 है। इसमें क्या है, लॉस ज़्यादा हो जाता है, बंदा पूर भी हो सकता है, कभी गरीब होने का चांसेस भी है इसका। इस बंदा को उस टाइम पे जो भी कर दिया कि ये भी वंस अगेन वो झगड़ा करने के लिए भी जा सकता है। आ, ये मुर्गो हो जाता है। एक से एक हिसाब से देखना है तो वो है ना, वो बंदा उस टाइम पे ऐसा हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया मेरे को, ऐसा बोल देगा उस टाइम पे। तो किसी के साथ झगड़ने के लिए उसका वकात नहीं है तो भी किसी के साथ झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसा सिचुएशन है ये चतुष्पादा। तो जो भी काम करने से पहले आप ये सारे है क्या एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है और जिसको पता है उनके लिए बहुत यूजफुल है। ये पाशद्रकोणा बोलते हैं। पाशद्रकोणा आपने सुने होंगे, बालारिष्ठा, बालारिष्ठा बोलते हैं ना। और इसमें भी बालारिष्ठा, इसका टाइम पे जन्म होता है तो बच्चों को अरिष्ठा का मतलब प्रॉब्लम्स है, उसके लिए शांति वगैरह कर दो करके बोलते हैं। बुजुर्ग लोग ने बोल दिए होंगे, आप भी सुन लिए होंगे बालारिष्ठा क्या होता है। वो इस टाइम पे पैदा होता है। लग्न इसमें आ गया, ऋषभ फर्स्ट इसमें आ गया तो पाश में हो गया। तो जन्म हुआ ऋषभ फर्स्ट दृक्कोण में जन्म हुआ लग्न, इसका मतलब है उसका बालारिष्टा है। या वृषभम में के वृश्चिकम में सेकंड दृक्कोण में पैदा हुआ बंदा, वो भी बालारिष्टा है। और मकर में फर्स्ट दृक्कोण में है। बालारिष्टा कैसे है, तो ये है इन दृक्कोण में जन्म होता है तो उसको बालारिष्टा बोलते हैं। अब सबसे डेंजरस है और अच्छा चीज़ है, बेनिफिक चीज़ भी है, ये खार दृक्कोणा बोलते हैं। खार दृक्कोणा, खार दृक्कोणा मतलब सेकंडी 22nd दृक्कोणा को खार दृक्कोणा बोलते हैं। ये बताती है बंदा कब मरेगा, इससे डेथ आप बोल सकते हो। अब मैं बहुत स्लोली जा रहा हूँ, है कहीं पे भी समझ में नहीं आता है तो बोल दीजिएगा। ये 22nd दृक्कोणा, 27 दृक्कोणा मतलब आप दृक्कोणा डाल के वो देखने की जरूरत नहीं है सारे, आप सीधा आप फाइंड आउट कर सकते हो, गिनने का जरूरत नहीं है। कैसे है, 22nd एक राशि में कितना दृक्कोणा में हो जाता है, 3 होता है। 3 पार्ट है ना, ये तीसरा D3 मतलब 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 3 है। अगर लग्न आके फर्स्ट दृक्कोणा में है तो ये 22 दृक्कोणा, 22nd दृक्कोणा मतलब 27 मतलब 21 कंप्लीट होके, 21 मतलब क्या हो गया वहां पे 7 इंटू 3 दृक्कोणा, सो 7 राशि कंप्लीट होके का मतलब फॉर एग्जाम्पल मेष लग्न है नंबर 1, फर्स्ट राशि लग्न में है तो 7 कंप्लीट होके का मतलब 8वीं राशि, 8वीं भाव में बंदा आ जाएगा। 8वीं भाव में उसका डेथ कोणा, दृक्कोणा डेथ कोणा 8वीं भाव में पड़ा है, इसीलिए हम 8वीं भाव को बोलते हैं ना, ये लॉन्गेविटी दिखाती है। तो ये है डेथ कोणा दृक्कोणा, वहां पे 22nd 8वीं भाव में आता है। मगर कौन सा दृक्कोणा, अगर और लग्न फर्स्ट दृक्कोणा है तो फर्स्ट दृक्कोणा, लग्न सेकंड दृक्कोणा है तो 8वीं भाव में सेकंड दृक्कोणा, लग्न में थर्ड दृक्कोणा लग्न होता है फर्स्ट में तो वहां से 8वीं राशि में 8वीं भाव में, 8वीं राशि नहीं 8वीं भाव में, लग्न से 8वीं भाव में थर्ड दृक्कोणा में उनका डेथ के बारे में बता देती है। वो कुछ लोग ये भी बोलते हैं वो डेथ कैसे बता देते हैं, उसी का रीजन और उसका जो 8वीं भाव में राशि है या ग्रह है, जो 8वीं भाव में ग्रह है उस ग्रह का अंतरदशा या दशा चलता है, उस टाइम पे उनको डेथ हो जाती है, ये बोला गया हुआ है। और ईयर भी देखना है कौन सा टाइम पे हो जाएगा उस दशा या अंतरदशा में। अगर फॉर एग्जाम्पल ये D3 का है, यहाँ पे 8वीं, ये 8वीं मतलब यहाँ पे है, ये 7 है, मेर्क्यूरी है, तो इस बंदा को मेर्क्यूरी दशा या अंतरदशा में मृत्यु होने का संभावना है। और कब होगा, मेर्क्यूरी दशा या महादशा आने के बाद उस दशा में ये इसमें कौन सा राशि है, कौन सा नंबर का राशि है,
दिख रहा है? तुला तुला हाँ, कौन सा नंबर का है? 7 7। तो इस दशा में या इस अंतरदशा में 7 साल या 7 महीने बीतने के बाद मरने का चांसेस 99.99% है। ये 20 सेकंड दृक्कोण से पता चलता है। क्लियर? ये पॉइंट्स है, हमें देखना है दृक्कोण जब करते हैं। और जो भी आप है ना, ये आप ये ले लोगे, एक राशि ले लोगे, और ये तो D1 है, फर्स्ट चार्ट है, ये है उसका दृक्कोण है, D3 चार्ट है। कोई भी डिविजनल चार्ट अभी एनालिसिस करना है, वेरी सिंपल मेथड आपको समझाता हूं मैं। जैसे ये कहाँ पे है, इसका कहाँ पे है, उसका कहाँ पे है, ये सब ढूंढने का जरूरत नहीं है। हम तो ऐसे कर रहे थे ना, ये फर्स्ट वाला सेकंड में है, किसका अधिपति कहाँ पे है, ऐसा करके। तो हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर भाव के लिए बात कर रहे हैं, थर्ड भाव के लिए बात कर रहे हैं, तो वही उसी का पार्ट है, ये डिविजनल चार्ट है। तो थर्ड भाव का कारक मैंने ऑलरेडी बोला था, कुछ कारक है थर्ड भाव का। तो अब आ जाते हैं कि अब आपको है ना भाव, राशि लॉर्ड, मतलब ये राशि अधिपति और नक्षत्राधिपति अगर लगा सकते हो तो लगा दो, नहीं तो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जब जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहां पे देख लेते, मैंने तो डाल रखा है। भाव ले लो पहले और राशि लॉर्ड ले लो। ये D1 का है, ये है D1 का। D1 मतलब राशि चक्र का है। उसके बाद येलो में जा रखा है, ये D3 का है, का मतलब डिविजनल चार्ट के दृक्कोण का है। इसका भी भाव उसका उस राशि का अधिपति, रा ला लिखा मैंने, राशि लाड लिख लिया है, ऐसा अधिपति है ये। ठीक है? यहाँ पे लग्न, लग्नेश उसका अधिपति, और कारक भाव, कारक भाव हमेशा ये D3 में 3 होता है, D4 में 4 हो जाता है, नेक्स्ट D5 में पंचमांशा में D5 हो जाता है, ऐसा है, ये फिक्स्ड रहता है। फिक्स्ड मतलब वही है, तो जिस भाव के करते वो ये है, ये भाव है, ये भाव कारक कारक भाव है, ये इस भाव का कार्येश है, ये कारक भाव है, ये उसका अधिपति है, कार्येश है, और कारक कौन है, ये पूरा, ये चारों आपको लेना है। ये तो कैसे होता है आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी हम बोलते हैं तो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट हम D1 का देखते हैं, लग्न कौन सा है। लग्न तो हमेशा हमारा चार्ट में फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट में यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया। इसका अधिपति कौन है, यहाँ पे कौन है, वृश्चिक राशि। वृश्चिक का अधिपति कौन है, मंगल मंगल, तो कुज वही है। यहाँ पे उसका राशि अधिपति कुज लिख लिया मैंने। कुछ ये कुज जाके कहाँ पे है, इसमें मार्स यहाँ पे है, कौन सा भाव में है, यही लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट लग्न है, इसका अधिपति यहाँ पे कुज है। हाँ, यहाँ पे 6th भाव में, ये तो भाव है ना, ये तो पूरा पूरा ये भाव है, 6th भाव में है, तो मैंने 6 लग्नेश, इसका लग्नेश आके 6th भाव में बैठा है। 6th भाव में कौन सा राशि है, मेष राशि। मेष राशि का अधिपति कौन है, वो कौन से राशि अधिपति कौन है, कुज, मंगल है, तो 6th राशि का अधिपति मंगल है। ठीक है? इसका कारक भाव कौन सा है हमारा, तीसरा है, 3 लगा दिया। 30 का अधिपति कौन है, ये 30 में कौन, तीसरा में कौन है, ये मकर राशि, शनि, शनि अधिपति शनि है। ये शनि जाके इसका अधिपति कहाँ पे बैठा है, 6 में बैठा है, 6 हाँ 6th में। तो वंस अगेन यहाँ पे 6th आ गया। 6th का अधिपति कौन है, वंस अगेन मेष राशि है, कुज। कुछ तो कारक हमारा कौन सा है, इस भाव का, हम जिसके थर्ड भाव का कारक कौन है, कुज है, तो कुज यहाँ पे डाल दिया। वो कुज कहाँ पे है, कुज मतलब मंगल, मंगल कहाँ पे है, 6th भाव में, तो यहाँ पे 6th भाव है। तो ऐसे ही आपको करना है, लिखना है। कौन सा गेर मैं बता दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा वो म्यूट कर दीजिए। हाँ, लग किसी भी चार्ट का लेते हैं, पहले ये देख, ये चार्ट बनाना है आपको, ये चार्ट बनाना है, मतलब सीधा हम ले लेंगे फर्स्ट लग्न, लग्न का अधिपति लग्नेश, कारक भाव कौन सा है, किस भाव के लिए बात कर रहे हैं, उसका अधिपति कार्येश बोलते हैं इसको, कारक भाव का अधिपति कार्येश, और कारक कौन है, कारक फिक्स है, ये ओ, ये फिक्स्ड है थर्ड इसके लिए, और ये है, ये भी फिक्स्ड है, हम जिसके लिए बात कर रहे हैं।
थर्ड फिक्स्ड है, कारक भाव है और उसका अधिपति कुज है। ये दोनों क्लियर हो गया। अब क्या है, लग्न कौन सा है? लग्न तो हमेशा फर्स्ट ही है, तो फर्स्ट है। फर्स्ट में कौन सा राशि है वो देखते हैं, वृश्चिक राशि है। उसका अधिपति कौन है? फर्स्ट राशि का लग्न का अधिपति कौन है? यहाँ पे अधि लिखूं, अधिपति, लॉर्ड लिख लेता हूं सीधा, LORD, तो न राला आपको पता नहीं चलेगा, ये लॉर्ड, तो उस राशि का अधिपति है। तो इस फर्स्ट भाव का अधिपति कौन है? फर्स्ट भाव में वृश्चिक राशि है, उसका अधिपति कुज है, यहाँ पे कुज लिख लिया। ये कुज जाके कहाँ पे पड़ा है? ये लग्नेश, लग्नेश है ना, ये कुज जाके कहाँ पे पड़ा है? कुछ सिक्स्थ हाउस में पड़ा है, तो सिक्स्थ यहाँ पे लग्नेश का भाव, इसका अधिपति का, लग्नाधिपति का कौन सा भाव में है? लग्नेश का भाव हम देख रहे हैं, लग्नाधिपति कौन सा भाव में है? सिक्स्थ भाव में है। सिक्स्थ भाव में कौन सा राशि पड़ा है? एक है, उसका अधिपति कौन है? मेष राशि। मेष राशि का अधिपति कौन है? वंस अगेन कुज है, मंगल है। यहाँ पे हो गया ये दोनों चीज। नेक्स्ट, ये कौन सा भाव के लिए बात कर रहे हैं हम? तीसरा भाव के लिए। तीसरा भाव में कौन है? मकर राशि है, उसका अधिपति कौन है? शनि है। तो तीसरा भाव का, कारक भाव का अधिपति शनि है। तो इसका तीसरा, ये शनि कहाँ पे है? सिक्स्थ भाव में है। यहाँ पे कार्येश कहाँ पे है? सिक्स्थ भाव में है। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ। ठीक है जी। तो ये कारक भाव 3 है, उसका अधिपति ये मकर राशि है, तो शनि हो गया। शनि कहाँ पे है? सिक्स्थ भाव में है, तो कार्येश सिक्स्थ भाव में है, उसका अधिपति सिक्स्थ भाव का अगेन मेष राशि कुछ का। मतलब ये लग्न चार्ट जो भी देखते हो, थर्ड सिबलिंग्स का रिलेटेड क्या क्या हो गया, रिलेटेड ग्रह क्या हो गया? शनि और कुछ का हो गया। इसमें से एक आइडिया आ गया आपको। और डी में चलते हैं, वर्ग राशि में, D3 में। तो इसका फर्स्ट है, लग्न तो फर्स्ट ही है। फर्स्ट में कौन है? सेम उसी हिसाब से चलते हैं। लग्न में कौन सा है? 12वीं राशि है। 12वीं राशि का अधिपति कौन है? गुरु है, जुपिटर। गुरु यहाँ पे डाल दिया, लग्न का अधिपति यहाँ पे, लग्न लार्ड भाव, लग्न भाव एक है, उसका लग्न लार्ड है गुरु। लग्नेश मतलब लग्न लार्ड हो गया। वो कहाँ पे पड़ा है? इसका अधिपति कहाँ पे पड़ा है? 12वीं भाव में पड़ा है। लग्नेश कौन सा भाव में पड़ा है? 12वीं भाव में, जुपिटर गुरु। तो यहाँ पे 12 लिख लिया। 12 में कौन सा राशि का है? ये 11वीं राशि का है, उसका अधिपति कौन है? शनि। तो इसका लग्नेश जिस भाव में है, उस भाव का लॉर्ड शनि। और कारक भाव कौन सा है? 3 है, सेम 3 ही आ गया। और 3 में कौन सा है? ये ऋषभ राशि है। ऋषभ राशि का अधिपति कौन है? शुक्र है। तो इस कारक भाव 3 में है, उसका अधिपति शुक्र है। ये शुक्र जाके कहाँ पे बैठा है? फिफ्थ हाउस में, यहाँ पे वीनस, शुक्र मतलब वीनस, फिफ्थ, 1 2 3 4 5, फिफ्थ में बैठा है। तो यहाँ पे लिख लिया कार्येश, कारक भाव का अधिपति 5वीं में बैठा है। 5वीं में कौन सा राशि है? चौथा राशि, कर्क राशि। कर्क राशि का अधिपति कौन है? चंद्र। चंद्र हो गया। इस भाव का कारक कौन है? कुज। कुज कारक है। वो कुज जाके कौन सा भाव में? कारक, कारक मतलब कुज है यहाँ पे। तो वो कहाँ पे बैठा है? यहाँ पे मार्स, यहाँ पे सिक्स्थ भाव में बैठा है, तो 6 लिख लिया। सिक्स्थ भाव में कौन सा राशि है? सिंह राशि। सिंह राशि का अधिपति कौन है? सूर्य। ये टेबल आपको इन दोनों से करना क्लियर है? ये टेबल बनाना आगे मैं जोड़ूं? क्लियर नहीं है तो बता दीजिए, दोबारा बताऊंगा। हाँ जी, क्लियर है। ठीक है। अब एनालिसिस कैसे करते हैं? यहाँ पे सिबलिंग्स के बारे में ही सिर्फ कर देते हैं। यहाँ पे इसमें फर्स्ट चार्ट में अगर देखा जाए, लग्नेश और तृतीय भाव कारक है, तृतीयेश, तृतीयाधिपति।
तो अभी क्या है, हम D3, D2, D3, D4 चल रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी है ना, एक एक भाव का कैसे एक्सप्लेन दोनों मिलके ही हम कर देते हैं, ताकि नॉर्मली जैसे देखते ही आपको दोनों पता चल जाता है। तो D1 में क्या है, लग्नाधिपति और तृतीयाधिपति दोनों संयुक्त होके, दोनों मिलके एक ही जगह पे बैठे हैं और इसका दृष्टि देखना है। ये दोनों एक ही में है। लग्नाधिपति हमेशा आपको शुभ देता है, ये यहाँ पे ग्रीन कर रहा है ना, ये इस लग्न का शुभ ग्रह है। तो मार्स शुभ, लग्नाधिपति शुभ देता है। ये इसका तृतीय अधिपति भी वहीं पे पड़ा है। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना, ये दोनों एक ही इसमें है, तो शनि महादशा में कुछ दशा जब चलता है तब इनका सिबलिंग्स आ जाता है, का मतलब उस टाइम पे उनका सिबलिंग्स जन्म होने का चांसेस है करके कुछ लोग बोलते हैं। मगर ये कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, इतना ट्रू नहीं है, एक्सपीरियंस के हिसाब से चलना पड़ता है आपको। तो ये कुछ लोग बोल देते हैं ये। तो वो ये एक पॉइंट है कि तो अब हमारा आते ही तो दोनों एक ही भाव में है, ये मार्स लग्नाधिपति भी है। ये इसका कौन सा दृष्टि है यहाँ पे, गुरु, जुपिटर देख रहा है इसको, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि गुरु देख रहे हैं। गुरु भी इसका बहुत ये शुभ शुभ ग्रह है। तो लग्न चार्ट से हमें क्या पता चलता है, तीसरा जिस भाव के लिए बात कर रहे हैं वो अधिपति के साथ लग्नाधिपति है, उसको देख रहे गुरु उनका फ्रेंड, तो सारे फ्रेंडली हो गया। तो ये गुरु इंटेलिजेंसी है और सैटर्न हार्डवर्किंग है, मार्स बोल्डनेस है। मार्स को क्या बोलते हैं, जबरदस्त वाला, उसको क्या बोलते हैं, अधिपति है, सैन्याधिपति है वो, उस नेचर आ जाता है, डोमिनेटिंग नेचर। तो ये Courage. तीनों, हाँ हाँ, करेजियस, वो भी बोल दो, इंटेलिजेंट, बोल्ड, हार्ड वर्किंग, ऐसे करेजियस पर्सन हो जाता है। तो ये लग्न नेटल किसका है वो बंदा, तो ये जिसका कुंडली है वो बंदा नेटिव बोलते हैं इसको, कहाँ पे गए, नेटिव बोलते हैं, वो नेटिव का कैरेक्टर यहाँ पे हमें पता चल गया कैसे है क्या है उनका, सिबलिंग के साथ भी। और लग्नेश तृतीयेश दोनों 6 में है, जुपिटर दृष्टि है, तो वो एक हो गया उनका। मगर यहाँ पे सिबलिंग्स के बारे में जब बात करते हैं तो उनका भाई बहन लोगों के बात कर देते हैं, तो ये आके कौन सा भाव में है, ये 6 6 तो दुष्ट भाव है, दुष्ट स्थान है 6, ये तो पता है, 6 8 12 दुष्ट स्थान आ करके, तो उसमें है। तो क्या होता है कि यहाँ पे उनका सिबलिंग जो भी होता है वो हेल्थ रिलेटेड है ना, ये शत्रु और हेल्थ रिलेटेड जो भी इनका सिबलिंग होगा इनसे बहुत वीक रहता है। दूसरों से वीक रहता है करके हम नहीं बोल सकते, इस नेटिव से वीक रहता है। तो हेल्थ में रिचा होगा या किसी का भी रिचा है, तो का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इनका सिबलिंग्स में इन्हीं का अपर हैंड होगा, इस नेटिव का ही अपर हैंड होगा। वो यहाँ पे पता चलता है, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है ये इनको सपोर्ट कर देगा, क्योंकि ये दोनों शुभ कारक है, ये शुभ ग्रह है, उनके साथ है, सिबलिंग के साथ। वो अगेंस्ट गए तो भी ये सिबलिंग के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रखेगा, ये उनको प्रोटेक्ट भी करेगा, ऐसा आ जाता है, इसका मीनिंग है। और इन पे है ना, थर्ड पे, इस थर्ड पे कुज का और मार्स का और चंद्र का भी दृष्टि है थर्ड में, तो इंटेलिजेंट और बोल्ड भी हो जाता है कि ये मार्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 इसका थर्ड भाव में तो कोई ये ग्रह नहीं है, तो इसका कैसे इनका सिबलिंग्स के लिए बात करते हैं, तो इसके कौन सा दृष्टि है वो देख लेते हैं। वो ग्रह है तो ग्रह का नेचर देख लेते हैं, अगर नहीं है तो उन पे जिसका दृष्टि है वो देख लेते हैं। तो चंद्र का दृष्टि है, यहाँ पे सातवीं दृष्टि है, चंद्र आके इनका इस लग्न का शुभ है और ये बुद्धिमान होगा, का मतलब सिबलिंग्स भले वो वीक हो हेल्थ रीत्या, मगर ये बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट होगा, इनका सिबलिंग्स जो भी आता है। तो इसीलिए शायद ये नेटो उनको सपोर्ट करता हो। इसमें आ जाते हैं दृक्कोण में, D3 में लग्न में क्या है, गुरु अधिपति है। ये लग्न कौन सा है, मीन लग्न में है और
लग्न 12-21 में है, लग्न कौन सा दृक्कोण में आ जाता है? ये फर्स्ट 10 डिग्रीज फर्स्ट दृक्कोण में आ जाता है, सेकंड 10 डिग्रीज सेकंड दृक्कोण में। तो ये वृश्चिक राशि चर राशि है, स्थिर राशि है, ये है स्थिर राशि। चर स्थिर तो आपने देख लिया ना, तो हम वही लेना है, चर स्थिर ड्यूयल द्विस्वभावी, ये तीनों के 12 लिख के कंटिन्यूसली चर स्थिर ड्यूयल चर स्थिर और द्विस्वभावी ऐसा लिख लेते, तो उस टाइम पे ये आ जाता है वृश्चिक राशि आपका स्थिर राशि और सेकंड दृक्कोण और स्थिर राशि होता है। तो सेकंड का क्या है? नारद अगस्त्य है ना, दुर्वासा है ना, तो नारद अगस्त्य सेकंड दृक्कोण लग्न हो जाता है, तो उसको क्या बोला है? ये भोग है का मतलब इनका फैसिलिटीज बहुत अच्छा रहता है, कंफर्टेबल लाइफ जिएगा। और ये फिक्स्ड राशि में सेकंड दृक्कोण में ये आ गया, ये यहाँ पे ये आ गया, फिक्स्ड राशि है वो और सेकंड दृक्कोण में है, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा है। बैड है तो वो प्रॉब्लम अलग है, क्योंकि इस नेटिव को ये लग्न अच्छा लग्न है। तो यहाँ से क्या पता चल गया हम, असेंडेंट ये फिक्स्ड राशि में है और उसका ये लग्न का भी लग्न का अधिपति कुज है, कुज जो है वो तीसरा भाव का अधिपति है, तो वो ही लग्न का अधिपति हो गया। तो ये इनको बहुत सही रहेगा सिबलिंग के साथ, ये D1 से पता चलता है। और यहाँ पे डिविजनल चार्ट से हमें क्या पता चल गया, तो ये आके सेकंड दृक्कोण में है और स्थिर राशि में है, तो आपको शुभ रहता है। तो लग्न और भी हमें क्या है, दृष्टि का देखना है। ये लग्न के ऊपर कुज का दृष्टि है। कुज का दृष्टि कैसे है लग्न के ऊपर? कुज यहाँ पे है, दृष्टि कैसे आएगा? लग्न यहाँ पे है, कुज यहाँ पे है, लग्न यहाँ पे है, तो कैसे देखेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 सातवीं दृष्टि है ना, 8 कैसे देखा ये? 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7th को देखता है ना, 8 को कैसे देखा? गुरु कुज शनि, 8वीं दृष्टि। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, गुरु कुज शनि का एक्स्ट्रा दृष्टि भी है, सीधा दृष्टि के साथ भी दृष्टि है, इसका 8वीं दृष्टि भी है। तो ये देखता है मार्स, उसका लग्न को देखता है 8वीं दृष्टि से, मार्स वो लग्नाधिपति है। तो आपको मार्स और ये सिबलिंग्स का थर्ड भाव, जिस भाव के लिए बात कर रहे हैं उसका अधिपति है, वो देख रहे हैं, वो शुभ कारक है और वो 8वीं दृष्टि से लग्न को देख रहा है। तो वो इंटेलिजेंस और बोल्ड और हार्ड वर्किंग यहाँ पे भी D3 से भी आपको पता चल जाती है। लग्नेश 6th में है और इसके ऊपर यहाँ पे भी गुरु का छाया है, गुरु का दृष्टि है, यहाँ पे भी गुरु का दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है गुरु का। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 D3 में भी इसका अधिपति का गुरु का दृष्टि है, थर्ड भाव का अधिपति कार्येश बोलते हैं ना इसको, कार्य भाव का अधिपति कार्येश का नाम से ही ले लेते हैं हम। कार्येश के शुभ कारक है और शुभ ग्रह है लग्न का, और उसके ऊपर शुभ जुपिटर का दृष्टि है, जुपिटर भी यहाँ पे गुरु, यहाँ पे लग्न का शुभ ग्रह है। तो वो क्या हो जाता है, इंटेलिजेंट बोर्ड बाई हेल्दी भी रहता है यहाँ पे। मगर यहाँ पे D1 से क्या बोले थे हम, वो वीक हेल्थ वो रखता है। तो डिविजनल चार्ट्स जब चले जाते हैं आपको यहाँ पे हेल्थ रीत्या वीक नहीं है, आपको पता चल जाती है। कार्यशु 5 में चंद्र नक्षत्र, ये शनि हो गया, प्रोफेशन इसका जरूरत नहीं है आपका। तो इसी हिसाब से सिबलिंग फोर्थ का दृक्कोण को किया जाता है एक्सप्लेनेशन, तो का मतलब रीडिंग करा जाता है। रीडिंग करने से पहले ये आपको जरूरी है लग्न लग्नेश भाव कार्येश कारका ये लेना है। एक बार गोत्र हो जाइए और कुछ कंफ्यूजन है थे हम देख लेते हैं, और उसका और एक देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो सेम है,
थर्ड का है, वो दूसरा एग्जाम्पल ले लिया हमने। इसमें भी सेम पकड़ लेते। लग्न है, लग्न तो फर्स्ट में होता है। फर्स्ट में कौन सा, ये भी D3 का है। लग्न में कौन सा है, ये 7 है। 7 मतलब तुला है, तुला का अधिपति है। लग्नाधिपति कौन है, लॉर्ड। यहाँ पे सेम वही पार्ट आपको यहाँ पे भी लेना है। लॉर्ड, लग्न का अधिपति है, शुक्र है। शुक्र मतलब वीनस। वीनस कहाँ पे बैठा है, इसमें आके यहाँ पे 11th भाव में बैठा है। तो यहाँ पे लग्नेश 11th भाव में बैठा है। 11th भाव किसका है, ये करना इजी है ना, तो इसी हिसाब से आपको सीधा पता चल जाता है। जिस भाव के लिए हम, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जिस भाव के लिए हम कभी भी बात करते हैं उसका अधिपति कौन सा भाव में है, वहां का राशि का अधिपति कौन सा भाव में है, इन दोनों को हमारा लग्न का अधिपति कहाँ है। तो 3 पार्ट आपको चेक करना है। कभी भी कोई भी चार्ट एक्सप्लेनेशन ले लेते हो, प्रिडिक्शन में लेते हो, जिस भाव के बारे में बात कर रहे हैं उसका अधिपति, वो कहाँ पे बैठा है, उस राशि का अधिपति और लग्नाधिपति, इन तीनों का रिलेशन क्या है आपको क्लियरली लेना है। ले लिया तो आपको वहां पे आ गया सीधा। सॉरी। तो यहाँ पे हम लग्न का, इस ये व्हाइट वाला इस पार्ट का है, D1 का है। लग्न फर्स्ट में है, उसमें तुला है, उसका अधिपति शुक्र है। शुक्र आके 11th भाव में बैठा है, 11 कर डाल दिया यहाँ पे। 11th में कौन सा राशि है, सिंह राशि। सिंह राशि का अधिपति सूर्य है। और यहाँ पे एक पार्ट हो गया, लग्न का पार्ट हो गया। तो वह कारक भाव किसके लिए बात कर रहे हैं हम, तीसरा भाव के लिए। तो तीसरा में कौन सा पड़ा है, धनु। 9th है ना, धनु। धनु का अधिपति कौन है, धनु राशि का गुरु। तो यहाँ पे गुरु लिख दिया। तो ये गुरु कार्येश हो गया। ये कार्येश कौन सा भाव में, गुरु कौन सा भाव में पड़ा है, यहाँ पे आके यहाँ पे 6वीं भाव में, 6th में पड़ा है। तो यहाँ पे कार्येश 6th भाव में है और गुरु है उसका अधिपति। और कारक कौन है हमारा, कारक तो मार्स ही है। मार्स कहाँ पे पड़ा है, कुज यहाँ पे पड़ा है, 12वीं राशि में पड़ा है। तो यहाँ पे कारक जो बैठा हुआ है वो 12वीं राशि है। वहाँ पे कौन सा है, 6 कन्या राशि पड़ा है। कन्या का अधिपति कौन है, बुध। यहाँ पे हमने ये लिख लिया। और नीचे का ये भी सेम वे में लिख लेते हैं। इसका असेंडेंट लग्न है, फर्स्ट भाव है वो, उसमें 3 मिथुन राशि है। मिथुन राशि का अधिपति बुध है। बुध कहाँ पे है, बुध यानी कि मेरकुरी। मेरकुरी कहाँ पे, इधर इधर इधर, ये 8 में है। मेरकुरी यहाँ पे है, 8वीं भाव में है। 8वीं भाव में कौन सा राशि है, मकर राशि। मकर राशि का अधिपति कौन है, शनि है। यहाँ पे ये पार्ट हो गया। कारक भाव कौन सा है, तीसरा है। तीसरा में कौन, तीसरा यहाँ पे लिख ले, तीसरा में कौन है, सूर्य। सिंह राशि है, सिंह राशि का अधिपति कौन है, सूर्य है। ये सूर्य जाके इसमें कहाँ पे बैठा है, सूर्य यहाँ पे 7वीं भाव में बैठा है। 7वीं भाव यहाँ पे 7 लिख लिया। 7वीं भाव कौन सा है, ये धनु राशि है। धनु राशि का अधिपति कौन है, गुरु। गुरु यहाँ पे लिख लिया। और कारक कौन है, मार्स है। थर्ड का मार्स। इसमें मार्स कहाँ पे बैठा है, कुछ 12वीं भाव में बैठा है। तो ये 12वीं हो गया। और इस यहाँ पे कौन सा राशि है, 2, मतलब ऋषभ राशि। ऋषभ राशि का अधिपति शुक्र। तो ये चार्ट आपको आ गया, तो उसी हिसाब से हम सीधा बोल देते हैं। तो हमारा पार्ट के हिसाब से, जो त्रिकोण का लॉजिक के हिसाब से, लग्न आके 27.17 27 डिग्री में बैठा है। 27 डिग्री में बैठा है तो क्या है, थर्ड त्रिकोण में चले गया। 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30, थर्ड त्रिकोण में चला गया। थर्ड त्रिकोण में चला गया। ये कौन सा राशि है, 7th। इससे पहले कौन सा आया था, 8th आया था। 8th को हमने स्थिर कर दिया। स्थिर से पहले वाला चर, चर स्थिर द्विस्वभावी है ना। तो ये होता है चर राशि हो गया। चर राशि है थर्ड त्रिकोण, थर्ड त्रिकोण में है चर राशि। थर्ड त्रिकोण, थर्ड त्रिकोण का अधिपति कौन है, दुर्वासा। दुर्वासा मतलब वो नाश वाला है।
मगर वो कौन सा त्रिकोण में पड़ा है, ये यहाँ पे तुला है। ये चर राशि का थर्ड त्रिकोण, चर राशि मतलब मुंह बुल का थर्ड त्रिकोण में थे, ये बैड है। तो यहाँ से सीधा पता चल जाते हैं उनका सिबलिंग के साथ सही नहीं है उनका रिलेशन, या उनका वो खराब रिलेशन ही खराब मान लो उसका। और यहाँ पे एक चीज इसलिए स्टार्ट ले लिया, यहाँ पे अगर भाई बहन नहीं है वो भी बता दिए तो क्या खराब हो नॉर्मल हो क्या है, तो इस चार्ट बताती है कि इनका भाई नहीं होता है, वो भी देखते हैं कैसे हो जाता है। ये लग्न थर्ड त्रिकोण में है और चर राशि है, ये तो हमारा लॉजिक्स के वो बेसिक्स के हिसाब से ये बुरा है, बैड है, तो रिलेशंस सही नहीं होता है। ये लग्नाधिपति कौन है, लग्नाधिपति शुक्र है। शुक्र कहाँ पे है, शुक्र यहाँ पे है 11वीं में है, मगर उनके साथ कौन है, सन है। सन के साथ वेनस है तो ये क्या होगा, अस्तंगत हो जाएगा। ये सन कौन है, इस राशि का, इस लग्न का पाप ग्रह है। पाप ग्रह के साथ ये शुभ ग्रह है, लग्नाधिपति है, मगर वो अस्तंगत हो गया वहाँ पे, तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे सन का ही इफेक्ट आएगा। और ये तो स्वास्थ्य क्या हो जाता है कि उनका खराब स्वास्थ्य। इसके ऊपर अर्गला भी है, कौन सा अर्गला है, 1 2 3 4 अर्गला नहीं है कि 1 2 3 4 सेकंड अर्गला, वो अर्गला से याद है 1 2 5 11, एक बार चेक कर लो दोबारा। तो जिसके वजह से ये इनका स्वास्थ्य खराब हो जाती है, लग्नाधिपति अस्तंगत होने के कारण। मगर प्रॉब्लम क्या हो गया, ये इसमें थर्ड भाव में, यहाँ पे D3 में अगर देखा जाए, जिसके लिए बात कर रहे, जिस भाव के लिए कारक भाव, उसमें सीधा केतु बैठा है, उसके ऊपर कुज का मार्स का दृष्टि है। केतु बैठा है, उसके ऊपर मार्स का दृष्टि है, कुज दृष्टि है। ये कुज इसके लिए इस लग्न का पाप ग्रह है, केतु भी पाप ग्रह है। केतु यहाँ पे अगर बैठा है और उसका मार्स का दृष्टि है तो चांसेस है उनका सिबलिंग्स ना हो। ये एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। केतु तीसरा में हो और मार्स का उसके ऊपर दृष्टि हो। मगर इनका गुरु स्वराशि में है और बुध का दृष्टि है। गुरु कहाँ पे है, यहाँ पे स्वराशि में है, 12वां राशि है, स्वराशि है। तो डी इससे जन्म राशि से, तो D1 से गुरु कहाँ पे है, बुद्धि करियर वगैरह देख लेते हैं। इसका 12वीं राशि में है और उसके ऊपर बुध का दृष्टि है, जिसके वजह से इनका करियर अच्छा रहेगा। और D3 में कारक भाव के केतु कुछ के दृष्टि है, तो भाई नहीं हो सकता है। यहाँ पे भी D3 में अगर देखा जाए, यहाँ पे भी केतु आ गया, यहाँ पे भी इसी के वजह से। तो D1 में भी केतु है तीसरा में और मार्स का दृष्टि है, और यहाँ पे भी केतु है, मार्स का दृष्टि है। दोनों पापक ग्रह वहाँ पे इकट्ठा हो गए। देर इज अ चांस दैट देर विल नॉट बी एनी सिबलिंग फॉर दिस गाय। तो ये भाई लोग नहीं हो सकता, इनका भाई लोग नहीं है तो उनके बारे में तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, 10वीं भाव में D में और D3 में, दोनों में 10वीं भाव के ऊपर शनि गुरु का दृष्टि है। 10वीं भाव के ऊपर शनि का दृष्टि है और जुपिटर का भी दृष्टि है। यहाँ पे भी शनि का जुपिटर का सेम भाव में पड़ा है दोनों, और 10वीं भाव में इन दोनों का दृष्टि है।
तो सैटरडे शनि इनका शुभ ग्रह भी है। गुरु और शनि का जब भी 10वीं तो प्रोफेशन के बारे में बात करती है, दोनों का भी दृष्टि हो जाता है 10वीं इसमें, तो उनका सरकारी नौकरी जरूरी 100% इनका सरकारी नौकरी मिलेगी, भले वो छोटा हो या बड़ा हो। तो मतलब आपका यहाँ पे एक पॉइंट क्या मिल गया, सरकारी नौकरी का एक पॉइंट। शनि शुभ होके 10वीं भाव में देखता है और उसी भाव को जुपिटर भी देखता है। गुरु शनि 10वीं भाव को देखते हुए शनि आपको मेन शुभ होना चाहिए इस लग्न का, तब आपका सरकारी नौकरी जरूरी है, जरूर जरूर 100% आएगा, इसका मतलब है। ये D3 का, तो भाई कब नहीं होता है, तो केतु वहाँ पे रह के D3 और D1 में दोनों में केतु वहाँ पे रह के उसका मार्स दृष्टि हो जाता है, पाप हो जाता है, तो उनका दोनों में पाप है मार्स, तो इनका भाई बहन होने का चांसेस नहीं होता है। और आगे चलते हैं तो D4 है, ये दोनों बंद कर दें, ये D4 चले। D4 में भी है ना फर्स्ट चार्ट, ये इसमें ये D4 का इंट्रोडक्शन दे देते हैं, बाकी नीचे का कल देख लेते हैं। इसमें क्या है कि 4 पार्ट में कर देते हैं। वहाँ पे नारद अगस्त दुर्वासा है, यहाँ पे D4 में सनक सनंद सनक सनातन है। ये चारों को बोलते हैं ब्रह्म मानस पुत्र। ये फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट D4 चतुष्पाद है ना, तो ये चतुर्धांसा इसमें है ना, फर्स्ट पार्ट में अगर आ जाता है तो उसको गिफ्ट्स बहुत सारे मिल जाता है। और ये फोर्थ पार्ट किसके बारे में बात करता है, लैंड, बिल्डिंग्स, इस वाहन और उनका सर्वेंट्स सब आ जाता है इसमें। तो ये D4 में क्या होता है, 4 पार्ट में करते हैं कि तो फर्स्ट पार्ट में लग्न होता है तो उस बंदा को बहुत सारे गिफ्ट्स मिलता है। अगर D2 लग्न हो जाता है उसमें हैप्पीनेस, ब्लिस सब कुछ उनको आ जाता है। कि वो D3 में तो सारे जो भी पकड़ते हैं तो खराब खराब चल रहा है, यहाँ पे D4 में ये सब अच्छा ही चल रहा है। सनक वाला है, ये सादा नॉर्मल परिणाम देता है कि तो नॉर्मल जो काम कर दिया वो तो चल गया, तो मीडियम वे में ये सनद है सर, है। सनद है, सनद सनद थर्ड पे सनद नाम है, सनद है सनक है, सनद है, सनक तो ऊपर आ गया। हाँ सनक आ गया, राइट सनत, यहाँ पे सनद है। तो आपको हिंदी नाम पता है, सनद, सनद सनातन, सनक सनंद सानंद लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये थर्ड वाला है ना, ये तो नॉर्मल परिणाम दे देता है। ये लास्ट सनातन आ जाता है, परमानेंट हैप्पीनेस आ जाता है। परमानेंट हैप्पीनेस मतलब ये लग्न यहाँ पे है तो बचपन से मरने तक वो कुछ तो कुछ हैप्पी रहता है कि तो कुछ प्रॉब्लम्स होता नहीं है, ये बोलना है। ये D4 का है। इसका D4 का कारक कौन है, इसका भी लैंड के लिए कुज कारक हो जाता है, मेन इसका कारक है कुज है। और यहाँ पे अगर कुज D4 में अगर कुज स्ट्रांग है, उनके पास प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ लैंड रहता है। अगर केतु है और शुभ हो जाता है, इनका अच्छा प्लेस में रहता है केतु, तो उनके पास बिल्डिंग्स रहता है। और ये दोनों इकट्ठा हो गया और शुभ ग्रह उनके ऊपर दृष्टि हो जाता है कि तो उनके पास बहुत सारे हाउसेस होने का चांसेस होता है। तो हम यहाँ पे है ना एक सेकंड भाव और फोर्थ भाव देखो D4 के लिए कर रहे हैं ना, तो सेकंड भाव तो वेल्थ का बताती है और फोर्थ भाव ये बिल्डिंग्स वगैरह के लिए बताती है। ये दोनों अगर दोनों का कनेक्शन सही है, सेकंड भाव का और फोर्थ भाव का, बिल्डिंग का, सेकंड भाव वेल्थ के लिए और फोर्थ भाव प्रॉपर्टी के लिए, का मतलब वो प्रॉपर्टी डीलिंग से पैसा बहुत कमा सकता है, वो अच्छा रिलेशन है तो प्रॉपर्टी का डीलिंग भी कर सकता है, या उनके पास 3-4 घर है वो रेंट पे दे दिया हो और रेंट से उनका कमाई भी चालू रहता है। तो एक रिलेशंस देखना है कि तो हमें देखना है उस टाइम पे क्या है, सेकंड मतलब सेकंड का अधिपति को देखना पड़ता है वो कौन सा भाव में पड़ा है। तो हमेशा जो भी भाव को ले रहे उसका अधिपति कहाँ पे बैठा है वो उसी हिसाब से हमें चेक करना है।
तो लैंड, कुज अगर शुभ है तो लैंड ज़्यादा मिलता है, और गुरु केतु शुभ है वो बिल्डिंग्स है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि शनि का दृष्टि नहीं होना चाहिए उनमें। अगर शनि का दृष्टि है, कुछ केतु अगर जिस लग्न का पाप हो जाते, पाप हो गया तो इनके पास तो लैंड वगैरह तो इतना नहीं रहता है। उसके ऊपर से शनि अगर दृष्टि पड़ गया ना, दोनों मिलके, तब क्या होता है, आपके पास प्रॉपर्टी रहेगा, मगर शनि दृष्टि के वजह से वो बर्बाद कर देगा प्रॉपर्टी को। ऐसे भी होता है। तो ये लैंड, प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स वगैरह सब देखना है तो आपको ये तीनों इसका देखना है, कुज केतु शनि को देखना है, इनका रिलेशन देखना है। ये मेन शत्रु है, तो इनको देखो ना देखो, इसको तो देखना है, इसको भगाना पड़ेगा पहले। तो इसमें बेसिक थिंग्स क्या है, सॉरी, फोर्थ भाव कोई भी राशि है, कोई भी ग्रह है, अगर फोर्थ भाव में उसका उच्च स्थान में है, कोई भी है, कोई भी राशि, उसी का कोई भी ग्रह उसी का उच्च राशि फोर्थ में है, फोर्थ भाव में, तो उनके पास बहुत बड़ा बिल्डिंग होने का संभावना है। अगर फोर्थ भाव में सूर्य है, वो उनका झोपड़ी, खुला क्षेत्र में रहने वाला है, ऐसा हो जाता है फोर्थ में, वो पाप है तो। और चंद्र, शुक्र और गुरु, चंद्र शुक्र और गुरु का मतलब चंद्र शुक्र और चंद्र गुरु, चंद्र शुक्र के साथ या चंद्र गुरु के साथ रहता है किसी भी फोर्थ भाव में, तो उनके पास महल, बड़ा महल आ जाता है। और कुज केतु हो जाता है तो ये दोनों कारक है, ब्रिक और क्ले हाउस का कारक हो जाता है। ब्रिक नॉर्मल बिल्डिंग ही मान लो, या तो आजकल तो सारे ऐसी है। और गुरु होता है तो वुड हाउस, वुडन हाउसेस का कारक है। वुडन हाउसेस आजकल कौन कर रहा है, ये झोपड़ी वाला कर सकता है बस। शनि राहु, ये पुराना पूर्वजों के साथ आ गया, जब उसका तो मरम्मत कभी भी नहीं कर पाएगा, तो उसी में पड़ा रहेगा शनि राहु का। इनका ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। और इसका बेसिक पॉइंट्स क्या है, 2-4 यहाँ पे लिखा है मैंने, 2 and 4 भाव कनेक्शन है, अच्छा कनेक्शन है, गेन थ्रू रेंटिंग, रेंट्स के द्वारा या प्रॉपर्टी डीलिंग करके आप कमा सकते हो नेटिव। और मारक स्थान तो आपको पता है, 2 और 7 मारक स्थान है, उस प्लेस में जो ग्रह है तो वो मारक ग्रह हो जाता है। तो ये मारक स्थान चौथा प्लेस से, चौथा भाव से मारक स्थान जो वहाँ पे अगर आपका पाप ग्रह है तो इसका डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, भले यहाँ पे आपको ये चंद्र सूर्य के साथ महल है, मगर उसके साथ यहाँ पे, इसलिए मैं बोल रहा था ऊपर शनि को भगाना है, शनि मेन है, तो ये तो आ जाता है कोई भी रहे। तो शनि अगर वहाँ से देख लिया आपको, ये कौन सा है, फोर्थ भाव को 2 या 7 से देखता है, तो वहाँ पे इस स्थानों में कोई भी पाप ग्रह होता है तो आपका प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, ये है D4 का नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। D4 का भी ऐसे ही हम एक ले लेते हैं, तो इसका भी आप D4 का भी ऐसे लग्न, लग्नेश, भाव, भावेश का मतलब कारक भाव, कार्येश और कारक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कारक कौन हो जाता है, यहाँ पे भी कुछ कारक हो जाता है। लग्न फर्स्ट में है, इसका अधिपति ये कर्क राशि है, उसका अधिपति ये राला नहीं है, लॉर्ड है। तो सेम उसी हिसाब से का मतलब आपको ये क्या पता चल रहा है कि हम जो भी चार्ट एनालाइज करना है, आपको क्लियरली लग्न, लग्नेश, कारक भाव, जिस भाव के बात कर रहे हैं उनका कार्य, उस भाव का कारक भाव का अधिपति कार्येश, और उस कार उस
भाव का, जिस भाव को हम देख रहे हैं उसका कारक कौन है। तो इसमें लग्न है फर्स्ट भाव में है, इसमें कर्क है चौथा राशि, उसका अधिपति है चंद्र। चंद्र कहाँ पे है, सीधा जाके यहाँ पे 10th में है। यहाँ पे बहुत बड़ी बात हो गया, चंद्र फर्स्ट अधिपति आके चंद्र सीधा जाके वहाँ पे कहाँ पे बैठा है, 10 में बैठा है। इसमें और एक लॉज ये है, इनका अर्धपादा भी यही हो जाती है, अर्ध लग्न यही हो जाता है। अर्ध लग्न का वो है कि याद है, अर्ध लग्न, जिस लग्न जिस राशि में है उस राशि का अधिपति तक हमें गिनती करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मून है ना, मून तक कर्क राशि का अधिपति 10, वहां से 10 गिनती करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सातवीं भाव में आ गया। आप एक बार याद कर लो या पीछे जाके देख लो, अर्धपादा अर्ध लग्न जब भी एंडिंग में 7 या 1 आता है वो इट विल गो टू 10th में ही हमें कंसिडर करना है करके है। तो अर्ध लग्न भी यहीं पे आ गया। अर्ध लग्न क्या करती है, आपका सोसाइटी क्या सोच रही है आपके बारे में, कैसे बताती है। ये मून लग्नाधिपति आके इसमें बैठा है, तो इस भाव का प्रोफेशन, तो सोसाइटी में आपका प्रोफेशन बहुत बड़ा है। आपका प्रोफेशन, ये प्रोफेशन के लिए बात करती है ना, और भी बात करती है पितरों के लिए, का मतलब ये अच्छा फैमिली वाला है ऐसा सोचते हैं। और क्या बात करती है, प्रोफेशन हो गया, पितृ हो गया, कस्टम्स, तो देखते ही उस बंदा को सब लोग ऐसा सोचेंगे, अंदर कैसे भी रहे इसका माइंड का तो बाद में देखते हैं, मगर वो सब लोग सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि बहुत क्या मतलब सात्विक पर्सन है, ये पंडित जैसा दिख रहा है, ऐसा करके भी बोल सकते हो। चलो वो अर्ध लग्न का तो नॉर्मल, ये D1 के एनालिसिस का है वो। तो अब हम यहाँ पे लग्न 1 में है, कर्क राशि है, कर्क चंद्र है, वो 10वें भाव में बैठा है। तो 10वीं भाव मेष राशि का है, 10th भाव में तो मेष राशि का अधिपति कुज है। तो कारक भाव चौथा है, 1 2 3 4 चौथा हो गया। उसमें ये वृश्चिक तुला राशि है, तुला का शुक्र अधिपति है, और कार्येश कहाँ पे बैठा है, कार्येश शुक्र है, नहीं इसका कार्येश तीसरी भाव में बैठा है, शुक्र है, हाँ राइट, ये तो शुक्र है, ये कार्येश आके कार्य भाव का शुक्र यहाँ पे बैठा है तीसरे भाव में। तीसरे भाव में कन्या राशि का है, कन्या का अधिपति बुध है। अभी ये आके कार्येश कहाँ पे, का मतलब कारक कहाँ पे बैठा है, 1 2 3 4 5 5th में पर बैठा है, तो उसमें वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का अधिपति कुज है। तो ऐसे इसमें भी देख लेते हैं भाव 1, ये सारे आप ले लोगे। इसका अधिपति 7th का अधिपति तुला, ये शुक्र हो गया, और ये शुक्र आके कहाँ पे बैठा है, शुक्र 9th भाव में बैठा है, 9th है, 9th में मिथुन राशि है, मिथुनाधिपति बुध है, और कारक भाव चौथा है, धनुर राशि है, धनुर राशि का अधिपति जुपिटर ही है। कारक भाव 9 है, कारक भाव 1 2 3 4 4th है, 10 है यार, तो मैं 9 बोल रहा हूँ तो आप भी कुछ नहीं बोल रहे हो। चौथा है ना, 1 2 3 4, चौथा में आ गया यहाँ पे, तो मकर राशि है, मकर राशि का अधिपति शनि है। कार्येश कहाँ पे बैठा है, कार्येश इसका दूसरा भाव में बैठा है, दूसरा है, तो 8 है, और वृश्चिक राशि उसका कुज है। तो इसी हिसाब से आपको कंप्लीटली कोई भी डिविजनल चार्ट का है तो ऐसे ही डालना है, उसके बाद आप एनालिसिस करोगे। ठीक है, आप 2 3 एक बार हो रहा और त्रिकोणा एक बार देख लीजिएगा, देख के आप 2 3 आपका भी जो है उसका D3 D2 लेके आप चेक कर लो। आप पहले ये पता कर लो कि आप क्यों आए यहाँ पे, धन कमाने के लिए
ये पूर्व एक कुछ ये सूर्य लग्न वाले होता है तो एक कारण के लिए आया, ये याद रख लेना। आपका मकसद क्या है उसके बारे में सोचते रहना, ऑटोमेटिकली भगवान आपका माइंड में बता देगा इसके कारण के वजह से, इस कारण के वजह से आप इसमें आ गया। वो पता होने के लिए भी ना आपको तो मेडिटेशन तो ज़रूरी हो जाती है। और चंद्र लग्न आ गया तो आपको ये सोच लो कि आप कुछ चुकाने के लिए, लौटाने के लिए आ गए थे, वो काम कंप्लीट करने के लिए सोच लीजिएगा, पैसे के पीछे ज़्यादा मत पड़िएगा। जब आप जिस काम के लिए भगवान आपको यहाँ पे भेजा गया है उस काम पे ही आप अगर ध्यान रखोगे, ऑटोमेटिकली जिस काम के लिए उसने दिया उस काम पे ही आप लगोगे, तो वो आपके सामने जो भी हर्डल्स हो जाता है वो सब अपना आप मिट जाएगा। अगर आप वो रास्ता जिस काम के लिए भेजा वो रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता पे पैसा कमाने के चक्कर में और दूसरा करने के उसका इसका करता रहोगे, भगवान को गुस्सा आएगा। तो उसमें ऐसे नहीं, आप ही बोलो कि आपका बंदा को, सर्वेंट को बोलोगे मार्केट जाके कुछ लेके आ जाओ, अगर मार्केट जा रहे हैं तो आप सर बहुत लंबा एरिया है कि बहुत दूर है कि जाना मुश्किल हो जा रहा है, तो आप क्या करोगे, व्हीकल दे दोगे या ऑटो के पैसे दे दोगे, कुछ भी दे दोगे, उनका एक फैसिलिटी दे दोगे। का मतलब वो आप जिस काम के लिए भेजा है वो काम पे है बंदा, तो आप ऑटोमेटिकली उनका जाने के लिए जो व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था आपने दे दी। भगवान भी ऐसे दे देगा आपका, अगर वो कंसंट्रेशन, अगर वो बंदा सिनेमा हॉल में चला गया, मार्केट में ना गया, वो इधर उधर चला जाता है, तो आप उसको और दूसरा काम का मतलब उसके ऊपर गुस्सा करोगे और जो उनको देना है, पनिशमेंट देना है, वो देता रहोगे। और आप उसी आपका जन्म रहस्य सीख लो, पता कर लो, और डी होरा चार्ट से आपको सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो आज तो मैं ये D2 D3 से ही बंद कर रहा हूँ, D4 से है ना, नेक्स्ट D4 D5 तो आपको ये क्या बोलते हैं, लग्न लग्नेश भाव कार्य कार का भाव और कार्यश कारक आ जाता है। सिर्फ उनका अधिपति का हिसाब से ही आपको करना है। ये दोनों थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करोगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा ज़्यादा चले जाऊँगा, 4 5 6 7 4 5 इकट्ठा निकाल देंगे, तो नवाम समय सीधा चले जाएंगे। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है सर। जी सर। तो मैं बंद करूं इसका शेयरिंग का? कर दीजिए सर। जी गुरु जी। आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा ना आपका? देखें लेकिन समझ में उतना भी नहीं आया है। हाँ तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना जी, जब प्रैक्टिस करोगे तभी तो आ जाएगा ना। तो आप लोग ना प्रैक्टिस करते नहीं हो ना, तो इसलिए तो जब प्रैक्टिस नहीं करते तो मज़ा नहीं आता है ना आगे जाके, क्योंकि लास्ट टाइम गुरु मैंने। जी प्रणाम। सुरभि। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सर नवरात्रि से मेरा बहुत ब्रेक हो गया। एक तो नेटवर्क नहीं आ रहा था, अब नेटवर्क आना शुरू हुआ है, तो मेरे को बहुत सी चीज नहीं समझ में आई है, तो वो मैं आपको अलग से क्वेश्चन करके पूछ सकती हूँ, पर अभी मेरा थोड़ा दीपावली के बाद, क्योंकि अभी कल मेरा क्या नाम है, करवा का है पूजा। सारे वीडियोस लिंक मैं दोबारा एक ही बार में दे देता हूँ, जी आप जब जी टाइम हो वो एक बार चेक कर जी। लीजिएगा। बाद हाँ में जी अगर ऐसा भी प्रॉब्लम का कुछ पूछना है तो आप मेरा व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, इसमें तो कुछ जी। प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे निवेदन है, अगर मैं ग्रुप में ही डाल दूं तो अगर कोई मेरी हेल्प कर पाए या मुझे ठीक से और वो समझा भी पाए सही, तो वो भी कृपया सही है, करके। वो भी सही है कि आप ग्रुप में डाल दीजिए। हम्म, ये सब लोग ऐसा है, सब लोग 4-5 लोग हैं, जी तो उनका भी जी। एनालिसिस के लिए एक एग्जाम्पल मिल जाएगा वो क्योंकि मैंने एक दो बार सुना है गिरिजा जी मैम बहुत अच्छा समझा देती हैं, कोई भी हाँ चीज होता है तो। हाँ हाँ, 5-6 श्योर, लोग। मेरे से जो भी हेल्प हो सकती है मैं जरूर जी करूंगी। जी धन्यवाद मैम। जी सर, तो सर आप बिजी रहते हो तो मैं बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। हाँ, आजकल तो थोड़ा-सा मेरा टाइम भी मिल नहीं पा जी स्पेंड नहीं सर। कर पा रहा हूँ, तो वो भी है कुछ, और जी सर। दिवाली है। ठीक है जी, आज जी थोड़ा-सा हेल्थ भी ऐसी-ऐसी है, तो मैं वो आवाज़ भी मेरा आपको पता चल गया होगा, तो ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो धीरे-धीरे ही आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट क्लास तक आप पर प्रैक्टिस सर आप करो। रेस्ट के साथ पढ़ाइए सर।
जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, मेरे को इस टाइम पे लास्ट क्लास से इस क्लास तक आते ही है ना, मेरे को ऐसा लगा कि दिस पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। तो तब मजा नहीं आता है ना, वो ऐसा महसूस हुआ था मुझे। सर तो मैंने प्रैक्टिस नहीं नवाम्स कर रहे। कुंडली तक का प्रैक्टिस किया, नवाम्स कुंडली तक मैंने बनाने का वो सीखा, अच्छा अच्छा और अच्छा। D9 चार्ट तक का आज मैंने वही तब तक का किया है, उसके आगे का अभी प्रैक्टिस करना है। ठीक है जी। चंद्र प्रकाश जी, आपने कुछ प्रैक्टिस किए थे? तो सर नोट्स बना रहा हूँ, जैसे आपने बताया था, आधे तो बन गए, आधे रह गए। प्रैक्टिस तो करो, और नहीं कि जो भी आपके सामने से जो भी जा रहे हैं ना, उसको पकड़ो, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ बताओ, तुम्हारा डेट ऑफ बताओ मैं देखूंगा, ऐसा बोलते रहना। ये ठीक है सर। तो आप पहचान वालों का लेके आप चेक करोगे ना, आपका जो प्रेडिक्शन उनके साथ चेक करोगे, ये देखो ये ऐसा सब्जेक्ट है कि एक चीज अगर एक ही सेकंड भाव के बारे में अगर बताना है ना, तो उनका परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगा देंगे, ये ग्रह यहाँ पे है तो क्या है, वहां पे ग्रह यहाँ पे है तो क्या है, कि ऐसा 12 NCR करके मैथमेटिक्स में आता है, n फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल बाई सी फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, ऐसा आ जाता है। का मतलब आपको है ना, जी परमिशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे आ जाएंगे, हजारों आ जाएंगे, तो वो सारे एक एक बताएंगे ना, तो आप बस हमारा 2-3 साल उसी का चले जाता है। तो ऐसा नहीं कि, तो आपको एक्सपीरियंस के साथ जो रिक्वायर्ड है वो लेना है। D2 से आपको जो रिक्वायर्ड है कि तो पैसे कमाने वाला है नहीं कमाने वाला है, मेन तो वो क्यों आए, बस ये दोनों चीज़ ऐसे कर, सिबलिंग के साथ कैसे होगा, बस इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, अपना आप रास्ता खुल जाएगा। जब भी सच्चा दिल से, सच्चा मन से आप काम करता रहोगे, तो बस आपको रास्ता ऑटोमेटिक मिल जाता है। एक ही है कि दूसरों का नुकसान नहीं करना है, जो मन मर्जी जो करना है करो, आपको आपको जो मन में लगता है, जो काम किया तो आपको पसंद आता है, कमा अच्छा लगता है, वो काम 100% आप कर सकते हो, मना कुछ नहीं है। एक ही फंडा है कि दूसरों को, उस काम से दूसरों को नुकसान नहीं होना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। खुद को नुकसान कर रहे हो तो खुद ही भुगतोगे, दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो अगर आपका रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो प्रैक्टिस कर दीजिएगा, देखता हूँ तो कल परसों में कौन ज़्यादा, अभी तो आप बिजी ही रहेंगे, कल तो ऐसे ही वो है, वो क्या है, करवा है सर, हाँ करवा चौथ है। करवा पूजन। हाँ हाँ, करवा चौथ है बोलते हैं ना अपन। जी ठीक है जी, एनीवे, मे गॉड ब्लेस यू ऑल फॉर योर ओके गुरु एफर्ट्स। जी, थैंक शुभ यू रात्रि, सर, गुड नाइट गुरु धन्यवाद। जी। शिव थैंक यू रात्रि गुरु सर। जी। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद।